आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं साल 2011 में रिलीज हुई मार्जिन कॉल नाम की और इमोशनल कहानी को दिखाया गया है। सच्ची घटनाओं पर आधारित यह फिल्म उन संघर्षों और अहम फैसलों को सामने लाती है जिन्होंने इतिहास की सबसे बड़ी फाइनेंशियल क्राइसिस को जन्म दिया। इस वीडियो में आप बैंकिंग की हाई स्टेक्स दुनिया को देखेंगे और तमाम फाइनेंशियल चैलेंज जानेंगे और कैसे बैंकों ने पैसों का खेल खेला और इस तबाही को जन्म दिया। इसी बीच हम विल एमरसन नाम के एक शख्स को देखते हैं जिसकी नजरें 2 एम्प्लॉयज पर टिकी हुई थी। विल इनसे पूछता है कि क्या कभी तुम लोगों ने ऐसी सिचुएशन फेस की है। इस पर दोनों घबराते हुए मना कर देता है। विल इन्हें एडवाइस देता है कि टेंशन मत लो, बस अपने काम पर ध्यान दो। इस एक ही दिन में रिस्क एनालिसिस डिपार्टमेंट के करीब 80% एम्प्लॉयज अपने जॉब से हाथ धो बैठते हैं और बैंक महज 24 घंटों में अपने वर्कफोर्स के 40% एम्प्लॉयज को निकाल देती हैं। सिर्फ यही नहीं, रिस्क कंट्रोल डिपार्टमेंट के हेड एरिक डेल को भी बात करने के लिए बुलाया जाता है, जो कि 19 साल से यहाँ काम कर रहा था। एक लेडी एरिक को बताती हैं कि आपको भी इस मुश्किल हालात में जॉब से निकाला जा रहा है। ये सुन एरिक इन्हें धमकाते हुए कहता है कि अगर मैं चला गया तो उस मॉडल का क्या होगा जिस पर हम लोग काम कर रहे हैं। इस पर 2 महिलाएं उसे समझाती हैं कि हमारी आपसे कोई आपसी रंजिश नहीं है, बस बैंक इस वक्त लॉस सारा का नाम लेता है, जो कि रिस्क मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के ही एक ऑफिसर थी, जिससे एरिक के मन में सारा के लिए नफरत पैदा हो जाती है। एरिक वहां से रवाना हो जाता है। अब बिल्डिंग के नीचे आकर जब उसका फोन भी बंद कर दिया गया है, ये देख जाने की खुशी में रात को एक जश्न रखते हैं। लेकिन सिर्फ 2 लोग इस जश्न में शामिल नहीं होते। एक था सैम, जो अपने डॉग के पास मौजूद था, जबकि दूसरा था पीटर, जो बैंक की कुछ जरूरी फाइल्स चेक कर रहा था, क्योंकि एरिक ने पेन ड्राइव देते हुए उसे सतर्क रहने की हिदायत दी थी। लेकिन क्यों? इसी सवाल का जवाब जानने की जब पीटर कोशिश करता है तो उसे पता चलता है कि मौजूदा वक्त में जो रिस्क प्रोफाइल की कैलकुलेशन है वो पूरी तरह से गलत है और जल्द ही बैंक को इतना बड़ा लॉस होने वाला है कि वो बैंकरप्ट हो जाएगी। पीटर अपने सभी साथियों को जल्दी से यहाँ बुला लेता है और उन्हें बैंकरप्सी की खबर देता है। साथ ही ये भी खुलासा करता है कि मॉर्गेज बैक्ड सिक्योरिटी में हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी का लेवल भी काफी ज्यादा बढ़ गया है, जिसका मतलब ये था कि एसेट्स में फर्म की पोजीशन ओवर लेवरेज हो गई है और इसके कारण अब फर्म जल्द ही बैंकरप्ट होने वाली है और इस सिचुएशन से बाहर निकालने में सिर्फ एरिक ही उनकी मदद कर सकता है। इसलिए वह लोग अब एरिक से बात करने के लिए उसे कॉल करते हैं, पर अफसोस उसका फोन बंद होता है। इसलिए अब वह लोग उसके घर पर फोन घुमाते हैं और एरिक की वाइफ बताती हैं कि एरिक तो सुबह से घर आया ही नहीं। ये सुन विल समझ जाता है कि इस वक्त वह कहां हो सकता है। इसलिए वह पीटर और ब्रेगमैन को एक बार में जाने को कहता है, जो एरिक का पसंदीदा बार था और फुर्सत में वह वहीं वक्त गुजारना पसंद करता था। एरिक की तलाश में पीटर ब्रेगमैन को लेकर बार की तरफ रुख करता है और फिर विल बैंक के बैंकरप्सी की खबर सैम को भी देता है, जो बेचारा डॉग को खोने के कारण गम में डूबा हुआ था। लेकिन जब विल इसे इमरजेंसी कहकर जल्द से जल्द ऑफिस आने को कहता है तो सैम रात के 11 बजे बैंक पहुंच जाता है और विल उसे स्क्रीन पर सभी लॉसेस की कैलकुलेशन दिखाता है, जो बैंक के पूरे सिस्टम को क्रैश करने वाली थी। ये देख सैम के भी पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वह विल को ऑर्डर देता है कि तुरंत यहां पीटर को बुलाओ, क्योंकि उसी ने इस पूरी खराब सिचुएशन का खुलासा किया था। अगर आप 2008 की फाइनेंशियल क्राइसिस के बारे में और अच्छे से जानना चाहते हैं तो हमारी द बिग शॉर्ट नाम की मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो को एक बार जरूर देखिएगा, जहां इसके बारे में और भी डिटेल में दिखाया गया है, जिसका लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन में डाल दी है। दूसरी तरफ हम पीटर को देखते हैं, जो कि ब्रेगमैन के साथ बार में ड्रिंक कर रहा था। दोनों के चेहरों पर मायूसी छाई हुई थी, क्योंकि इनकी उम्मीद के मुताबिक यहाँ एरिक मौजूद नहीं था। इसलिए दोनों खाली हाथ ही वापस बैंक में आ जाते हैं। इसके बाद एक इमरजेंसी मीटिंग रखी जाती है, जिसमें ऑफिस के सभी बड़े बड़े अफसरों को बुलाया जाता है और इस मीटिंग में सारा भी शामिल होती है। वहीं पर मौजूद डिवीजन हेड जैरेड रिस्क मैनेजमेंट के हेड एरिक के बारे में पूछता है, जिस पर सैम बताता है कि उसे आज ही जॉब से निकाल दिया गया है, लेकिन वो जाते टाइम अपने मॉडल की पेन ड्राइव पीटर को सौंप गया था और पीटर के एनालिसिस करने पर ही इस पूरी सिचुएशन का खुलासा हुआ है। जैरेड सारा से पूछता है कि क्या ये इक्वेशन सही है। इस पर सारा उन पेपर्स को चेक करने के लिए कुछ टाइम मांगती है। अब इस वक्त रात के करीब 2 बज चुके थे। जैरेड सैम से पूछता है कि इस पूरे हालात को कंट्रोल करने में तुम्हारी टीम को कितना समय लगेगा। जिस तरह की ये मुश्किल सिचुएशन थी इसे सॉल्व करने के लिए,
कई हफ्तों का वक्त चाहिए था, इसलिए सैम उससे 1-2 हफ्तों का वक्त मांगता है। लेकिन जैरेड को इतना टाइम देना सही नहीं लगता, क्योंकि उसको डर था कि अगर इन्वेस्टमेंट बैंक के दिवालिया होने की खबर बाहर पता चल गई तो उनकी रेपुटेशन खराब हो सकती थी। लेकिन सैम उसे समझाता है कि हमारा काम लेन देन का है, इतनी जल्दी इस पूरे मामले को सुलझा पाना नामुमकिन है। जैरेड सारा को पूछता है कि इस पूरे एसेट्स की तुम कितनी कीमत लगाना चाहोगी अगर हम इसे बेचे तो। इस पर सारा कहती हैं कि पूरे एसेट्स की कीमत को एनालाइज करने के लिए भी मुझे कुछ हफ्तों या महीनों का वक्त चाहिए। जैरेड इस प्रॉब्लम का हल निकालने के लिए विल, पीटर और ब्रेगमैन को मीटिंग रूम से बाहर भेज देता है। अब तीनों बाहर खड़े होकर ये सोच कर परेशान होते हैं कि आखिर मीटिंग में चल क्या रहा है। इधर जैरेड फैसला करता है कि वो प्रॉब्लमैटिक एसेट्स को बेच देगा, लेकिन सैम इसके लिए राजी नहीं होता। जैरेड उसे समझाता है कि हमारे पास इसके अलावा और कोई ऑप्शन भी नहीं है। लेकिन एसेट्स को बेचने से पहले जैरेड्स आ जाती हैं और सैम के सामने उसे बताती हैं कि पीटर के फॉर्मूला और कैलकुलेशन एकदम ठीक हैं। हम सच में बहुत ज़्यादा लॉसेस करने वाले हैं, हमें एरिक पर भरोसा करना चाहिए था। ये सुन सैम गुस्से में वहाँ से चला जाता है और जैरेड इस सब का जिम्मेदार सैरा को मानता है, क्योंकि उसने ही एरिक को जॉब से फायर किया था और मॉडल इनकम्प्लीट होने के चलते ये इस मुश्किल के बारे में पहले से नहीं जान सके। सैरा भी जैरेड के इल्जाम को चुपचाप कबूल कर लेती हैं और उसे पूछती हैं कि अब क्या करना चाहिए। लेकिन जैरेड को भी नहीं पता कि अब आगे क्या करना चाहिए। इसलिए जैरेड सभी टीम मेंबर्स को एक खास शख्स से मिलवाने के लिए इन्हें ले जाता है और सबको समझाता है कि तुम्हें इस मीटिंग में कुछ भी झूठ नहीं बोलना है और ना ही कुछ छुपाना है, जो भी सच है बता देना। एक एक कर सब मीटिंग रूम में पहुंच जाते हैं, जहां कई सारे स्टॉक होल्डर्स बैठे हुए थे जो इन्वेस्टमेंट बैंक के लिए काफी अहम थे। इसके बाद रूम में एंटर होता है फर्म का सीईओ जॉन, जो आते ही इस पूरी प्रॉब्लम के बारे में पूछने लगता है और कहता है कि इस परेशानी को हमें कम से कम 1 हफ्ते पहले ही सुलझा लेना चाहिए था। खैर, अब जॉन उस मास्टरमाइंड का नाम पूछता है जिसने इस प्रॉब्लम का राज सबके सामने खोला था। सैम पीटर का नाम लेता है और पीटर सबको असल प्रॉब्लम के बारे में बताता है और जॉन से कहता है, आप रिस्क प्रोफाइल को बिना चेक किए ही आगे बढ़ा रहे थे, जबकि हमें एसेट्स समय से ज्यादा रखने पड़ते हैं और इन्हीं एसेट्स के रखरखाव और रिस्क प्रोफाइल को नजरअंदाज करने की वजह से हमें आज इस प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि कंपनी ने मॉर्गेज बैक्ड सिक्योरिटीज में बहुत ज्यादा रिस्क उठा लिया और इनका जो रिस्क मॉडल था वो इस तरह से बनाया गया था कि अगर मार्केट में थोड़ी सी भी गिरावट आती है तो कंपनी बैंकरप्ट हो जाएगी और अब कंपनी इस कगार पर खड़ी हो चुकी थी। इस मीटिंग में सुबह के 3 बज जाते हैं, लेकिन कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता। इसलिए जॉन फैसला करता है कि अब वो सभी एसेट्स को बेच देगा, क्योंकि कंपनी वैसे भी अब डूबने वाली थी। इसलिए इनके पास सब कुछ बेचने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा। हालांकि सैम उसे समझाता है ऐसा करने से पूरी मार्केट खत्म हो जाएगी और वैसे भी हम वो एसेट्स बेच रहे हैं जिसकी अब कोई कीमत नहीं बची है। इस पर जॉन कहता है कि हम अपने एसेट्स आज की कीमत पर उन लोगों को बेचेंगे जो आज तक खरीदते आए हैं, जिससे हमारा लॉस काफी कम होगा, और अगर बिना एसेट्स को बेचे कंपनी डूबी तो हमारे हाथ कुछ नहीं आएगा। हालांकि जॉन का ये प्लान किसी को भी प्रॉफिटेबल नहीं लगता, क्योंकि इसमें भी रिस्क ही रिस्क था। लेकिन जॉन अपने आगे किसी की नहीं सुनता, इसलिए सैम भी खामोश रहता है। अब जॉन जैरेड को ऑर्डर देता है कि अभी 4 बजे हैं, तुम्हें 1 घंटे के अंदर अंदर इस सेलिंग पर एक बेहतरीन प्लान तैयार करना है। साथ ही एरिक को भी ढूंढने का ऑर्डर देता है, क्योंकि वही इस प्रॉब्लम से बाहर निकलने का रास्ता बता सकता था। इसके बाद जॉन सैम से अकेले में बातचीत करता है और कहता है कि सैम, क्या तुम मेरा साथ दोगे? तुम्हें जज्बाती होकर नहीं, बल्कि एक सेल्समैन के तौर पर सोचना चाहिए। हमारा काम बेचने का ही है। लेकिन सैम अब भी उसे यही समझाता है कि अगर हमने ये एसेट्स बेच दिए तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, पर जॉन अब भी अपनी जिद पर अड़ा रहता है। इसके बाद हम जैरेड और सारा को देखते हैं, जो जॉन के फैसले को सुनने के बाद कश्मकश में थे कि आखिर उन्हें जॉन का साथ देना चाहिए या नहीं। सारा जैरेड को समझाती हैं कि अगर हमने जॉन का साथ दिया तो सिर्फ हम दोनों ही नहीं बल्कि पूरी कंपनी डूब जाएगी और हमारे हाथ कुछ नहीं आएगा। लेकिन जैरेड ना चाहते हुए भी जॉन के फैसले पर ही आगे बढ़ने का डिसाइड करता है, क्योंकि इस प्लान के अलावा किसी को कोई दूसरा प्लान समझ ही नहीं आ रहा था और टाइम भी बहुत कम बचा था। अब कुछ देर बाद एरिक की वाइफ विल को कॉल करके बताती हैं कि एरिक घर आ गया है। इस पर विल उससे बात करना चाहा, लेकिन एरिक किसी से भी बात करने से मना कर देता है। जब सैम को एरिक के घर पहुंचने का पता चलता है तो वो बहुत खुश होता है और विल से कहता है कि तुम ब्रेगमैन के साथ जाकर एरिक के घर जाओ और उसे यहाँ लेकर आओ। साथ ही सैम ये भी हिदायत देता है कि एरिक के बारे में जॉन को कुछ भी मत बताना। दूसरी तरफ हम जॉन को देखते हैं,
जो सारा से बात करने के लिए उसके केबिन में जाता है और उससे कहता है कि तुम ट्रेडर्स को इस पूरी सिचुएशन के बारे में समझाना, वरना मैं इस सब का इल्जाम तुम पर ही डालूंगा। ये सुन सारा कहती हैं कि मुझ पर इल्जाम मत लगाओ, मैंने तुम्हें और जेरेड को 1 साल पहले ही सब कुछ बता दिया था और तुम लोग जानते थे कि हालत किस तरह के बन रहे हैं, लेकिन तुम लोगों ने इस पर ध्यान नहीं दिया। यह सुनकर जॉन गुस्से में वहां से चला जाता है। इधर जैरेड विल के पास आकर उसे एरिक के पास जा, जो सबके लिए सही है, इसलिए मुझे उस पर पूरा भरोसा है। इतना कहकर विल ब्रेगमैन के साथ गाड़ी में बैठकर एरिक के घर की तरफ निकल पड़ता है। अब कुछ देर बाद विल और ब्रेगमैन दोनों एरिक के घर पहुंच जाते हैं और विल जैसे ही दरवाजे पर दस्तक देता है तो एरिक बाहर से सैर करता हुआ उसके पास आ जाता है। विल उसे बताता है कि पीटर ने तुम्हारे मॉडल को कंप्लीट कर दिया है, लेकिन उससे एक नई मुसीबत पैदा हो गई है। ये सुन एरिक बहुत ही इत्मीनान से कहता है, मुझे पता था यही होने वाला है। फिर विल उसे बताता है कि जॉन ने सब कुछ बेचने का फैसला किया है और आज सब कुछ बिक जाएगा, लेकिन सैम को उसका फैसला मंजूर नहीं है, इसलिए उसने मुझे तुम्हें लेने के लिए भेजा है। लेकिन एरिक साथ जाने से मना कर देता है। हालांकि विल उसे लालच भी देता है कि तुम अगर हमारी मदद करोगे तो तुम्हें इस काम के पैसे दिए जाएंगे, लेकिन फिर भी एरिक इसके लिए राजी नहीं होता, इसलिए मजबूरन विल को वहां से खाली हाथ लौटना पड़ता है। दूसरी तरफ हम सैम को देखते हैं, जिसके पास फिर से जॉन आता है और उससे पूछता है, क्या तुम मेरा साथ दोगे? दरअसल जॉन उसे अपने साथ इसलिए मिलाना चाहता था ताकि वो ट्रेडर्स को सैम की मदद से अच्छे से समझा सके, लेकिन सैम अब भी उसे साफ इनकार करके वहां से चला जाता है। इधर रास्ते में ब्रेगमैन विल से पूछता है, क्या मुझे नौकरी से निकाल दिया जाएगा? इस पर विल झूठ न बोलते हुए सच कहता है और बताता है, इसके बाद तुम्हारी ही नहीं बल्कि कई लोगों की जॉब जा सकती है, लेकिन मेरी जॉब पर कोई आंच नहीं आएगी, क्योंकि मैं सालों से उनके लिए काम कर रहा हूं और कई चीजों पर मेरा कंट्रोल है और मेरे हटते ही सब ताश के पत्तों की तरह बिखरता चला जाएगा। इधर जॉब जाने का डर पीटर भी महसूस कर रहा था और वह सैम से आकर पूछता है, क्या सच में हम सबको निकाल दिया जाएगा? इस पर सैम हाँ कहते हुए बताता है, इस सिचुएशन के बाद कुछ भी नहीं बचेगा, सब खत्म हो जाएगा। खैर, अब अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हुए ब्रेगमैन काफी परेशान होता है और वॉशरूम में बैठकर रोने लगता है, लेकिन तभी उसे किसी की आहट महसूस होती है और जब वह बाहर आकर देखता है तो बाहर जैरेड बेफिक्र होकर शेविंग कर रहा होता है, जैसे उसे कंपनी डूबने का कोई अफसोस ही नहीं है। इसके बाद हम सारा को देखते हैं, जिसके पास एरिक आता है क्योंकि वो नहीं चाहता था भरा होने वाला है और इस खतरे की शुरुआत हमसे ही हो रही है। साथ ही ये भी बताता है कि अगर आप खूब तारीफ करता है और उन्हें कहता है कि ये आखिरी मौका है पैसे कमाने का, इसलिए जितना हो सके कमाने की कोशिश कीजिए। अब आपके दिमाग में यह सवाल आ रहा होगा कि सैम तो एसेट्स को बेचने के खिलाफ था, लेकिन अब वह इसे बेचने के लिए आखिर क्यों कह रहा है? क्योंकि जॉन उसे ऐसा करने के लिए एक बड़ी अमाउंट ऑफर करता है। जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगली बार और एक रोमांचक कहानी के साथ।